बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10वां टॉपिक है और ये है गिल्ट। ठीक है, गिल्ट होता क्या है? एहसास जुर्म। ठीक है, और आप अच्छे नहीं हो या आपसे गलती हो गई, यानी मैं खुद ये सोच रहा हूँ अपने अंदर मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, सारा कसूर मेरा है, मेरी वजह से सब खराब हो रहा है। ये जो एहसासात आपके हैं ना, जिसमें आप अपने आप को मुजरिम समझ रहे हो खुद, इसको कहते हैं गिल्ट। ये मौजूदा हालात की बुनियाद पर भी होता है और माजी के किसी वाक़े की बुनियाद पर भी होता है। सही, किसी का इंतकाल हो गया, उनके जो करीबी लोग होते हैं वो गिल्ट में चले जाते हैं, मेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर मैं उसको अच्छे अस्पताल ले जाता तो ऐसा नहीं होता, अगर हम फलानी दवा दे देते तो ऐसा नहीं होता, अगर हम पहले उसको देख लेते तो ऐसा नहीं होता। ये हम सोचते हैं अपने अंदर, गिल्टी फील करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? एक तो ये हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन रवैया है कि हम हर मामले में अपने आप को मुजरिम, अपने आप को ख़राब, अपने आप को कम, अपने आप को ज़िम्मेदार, ये खुद से समझने लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैनिपुलेटर क्या करता है? हमारी इसी खामी को एक्सप्लोर करता है और इसको काम में लेकर आता है। सही है, वो आपको गिल्टी करता है बार बार, जुमलों से, बातचीत से आपको मुजरिम करार देता है, आपको गलत करार देता है। आपके अंदर जो पुनः पहले ही एहसास है थोड़ा बहुत गिल्टी का, उसको और हवा देता है। समझ में आ रही बात आपको? और ऐसे जुमले बोलेगा, ऐसी बात करेगा कि जिससे आप 100% अपने अंदर ये सोचने लगेंगे कि ये सारी खराबी मेरी वजह से हो रही है। बिलीव करेंगे आप इस बात पे कि हाँ ऐसा ही हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। समझ में आ रही बात आपको? कसूरवार दूसरों को ठहरा देगा मैनिपुलेटर और गिल्ट पैदा कर। इंसान के अंदर ना एक बड़ी अजीब ख्वाहिश है कि वो अपने अंदर खुद को बहुत अच्छा समझता है। हम में से हर आदमी, जो एक चोर भी होगा ना, वो भी, उससे आप तसल्ली से बैठ के बात करोगे तो वो अपने आप को बहुत अच्छा आदमी समझता है। चोरी के लिए भी उसके पास कोई दलील होगी, ये मैं इसलिए करता हूँ, नेकी का काम है, अच्छा काम है। यानी हर शख्स अपने आप को अपने अंदर क्या समझता है? अच्छा, बेहतरीन, नाइस, नंबर 1। ठीक है, जैसे ही आप इस नाइस नंबर 1 को धचका पहुंचाते हैं तो आदमी गिल्टी फील करना शुरू कर देता है। और मैनिपुलेटर यही करता है, वो आपके ये एहसास को कि आप नंबर 1 हो, अच्छे हो, बेहतरीन हो, बातों के ज़रिए प्रूव करता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप बेहतरीन नहीं हो। सही है, और जब आपको ये पता चलता है कि आप बेहतरीन नहीं हो तो आपके अंदर मुजरिम होना, गिल्टी फील होना, कमतर महसूस करना अपने आप को, ये एहसास शुरू हो जाता है। और मैनिपुलेटर इस एहसास के ज़रिए आपसे कहता है, अच्छा अब तुमको बेहतर होना है ना? बोले हाँ होना है, अब ये करो। अच्छा तुम्हें नंबर 1 पे आना है ना? हाँ आना है, अब ये करो। तुमने ये जो करा था ना, इससे तो तुम्हारा रैंक खराब हो गया, शर्म आई तुम्हें? ऐसे बोले, शर्म आई तुम्हें? ऐसा करने से तुम्हें एहसास हुआ, गिल्टी महसूस करते हो? अब अगर निकलना चाहते हो इस बात से तो अब ये करो। तो आप क्योंकि अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा समझना चाहते हो, नंबर 1 पे लाना चाहते हो, तो आप उसकी बात के अंदर आ जाते हो और वो छोड़ देते हो जो आप कर रहे थे, वो करना शुरू कर देते हो जो वो कहना चाहता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? गिल्टी का एहसास बहुत खतरनाक है। एक तो मैनिपुलेटर करता है ऐसा। मेजर प्रॉब्लम ये है कि कोई मैनिपुलेटर ना भी हो तो भी हम गिल्टी में चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, हमारी अंदर की ख्वाहिश होती है कि हम शिकार होना चाहते हैं, हम विक्टिम बनना चाहते हैं जानबूझ के। हमारे अंदर ये अजीब सी नेचर होती है, हम चाहते हैं कि कोई हमें शिकार करे। कोई नहीं करता तो हम खुद ही शिकार हो जाते हैं।
अपने नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, खुद गिल्टी फील करते हैं खुद से। आप देखिएगा कभी अपने आप पर गौर कीजिए, तो आप सुबह से लेकर शाम तक जितने काम करते हैं उसमें से कितने काम ऐसे हैं जिसमें बगैर किसी के कहे अपने अंदर गिल्टी महसूस करते हैं, और ये बीमारी बन जाती है नफ्सियाती तौर पर। सही है, पुरानी बातें मुसलसल आपके जहन में चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, और ये आपको बीमार कर देती हैं, नफ्सियाती मरीज़ बना देती हैं। जो गिल्ट और वरी दो लफ्ज़ हैं, गिल्ट माजी की जो बात हुई उस पर आपको पछतावा है बहुत, और वरी का मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए आप परेशान हैं। ये दो बुनियादी मसाइल हैं हमारे अंदर के साइकी के, और इसी मसले का फ़ायदा कौन उठाता है? मैनिपुलेटर फ़ायदा उठाता है। सही है, मैं मिसाल देता हूँ। मैंने किताब में इसका तस्करा किया है। मैच देख रहा है एक लड़का, सही है, आखिरी 2 ओवर है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, आखिरी 2 ओवर है। अब आपको अंदाज़ा आखिरी 2 ओवर में क्या कैफियत होती है, वो फंसा हुआ है मैच। अभी वो देख रहा है कि अम्मी आती हैं और आके कहती हैं कि वो ये जो कुर्सियां हैं ना 4, ये ऊपर वाली छत पे रख के आओ, या ये जो कपड़े की टोकरी है ना मैंने वॉशिंग मशीन से निकाली है, ज़रा ये मेरे साथ लेकर ऊपर आओ। अब समझना, आखिरी 2 ओवर चल रहे हैं, लड़का क्या बोल रहा है, अम्मी 2 ओवर रुक जाएं, मैं इसके बाद लेकर जाता हूँ। अब अम्मा का जवाब क्या होगा? अम्मा कहीं बस तू रहने ही दे, तू मेज दे, मेरी कमर टूट रही है तो टूटती रहे, मैं खुद ले जाती हूँ, वो खुद उठा लेंगी और चलना शुरू कर देंगे सीधे। आप कहाँ खड़े हो? और अगर खुदा ना खास्ता वो गिर गई और उनकी कमर में मोच आ गई, पाँव में मोच आ गई, अब आप कहाँ खड़े हो? मतलब सारी जिंदगी उसने ये बोलना है आपकी अम्मा ने कि तुझे ना 2 ओवर की पड़ी थी ना, मैच की पड़ी थी, माँ की तो परवाह ही नहीं है। वो आपको मुजरिम करार दे, अपनी सारी बीमारियों का जिम्मेदार आपको करार दे। समझ में आ रही बात आपको? ये गिल्टी करना होता है, इसको कहते हैं गिल्टी करना। स्कूलों में भी बहुत करते हैं। सही है, मतलब अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए सामने वाले को गिल्टी करते हैं। बल्कि यहाँ तो स्कूलों में ये बात समझी जाती है कि बच्चों को गिल्ट किए बगैर हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अम्मा जो होती हैं जब तक बच्चे छोटे होते हैं 2 चमाट मारते हैं, लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते हैं चमाट नहीं मारती, फिर क्या करती हैं? ज़बान मारती हैं, जुमले मारती हैं। हमारी इसको कहते हैं गिल्ट पैदा करती है। सही है, मतलब तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे बाप को बर्दाश्त कर रही हूँ, अम्मा कह रही हैं। और अब्बा भी कभी कभी कहते हैं, ये बच्चों की अगर तो बच्चे नहीं होते ना तो कब तक तुम छोड़ चुका होता बातों में। यानी अब्बा का जो प्रॉब्लम है ज़िंदगी का, उसके असल जिम्मेदार कौन है? बच्चे। बच्चे बेचारे सब गिल्टी हो गए। कभी गौर कीजिएगा आप। सही है, मतलब मैंने जो है वो दोस्त को बोला कि यार क्या तुम उस मैदान में मुर्गों की लड़ाई देख रहे थे? मैंने उससे सवाल पूछा, क्या तुम मैदान में मुर्गों की लड़ाई देख रहे थे? अब मेरा दोस्त पता है क्या बोलेगा, यार तुम ये सोच भी कैसे सकते हो यार मेरे बारे में? मैं तो बड़ा हैरान हुआ यार, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। तुम्हारी सोच आ कैसे सकती है कि मैं मुर्गियों की लड़ाई देखूंगा? मेरे बारे में तुम इतना नीच कैसे सोच सकते हो तुम? वो मुझे क्या कर रहा है असल में? गिल्टी कर रहा है। समझ में आ रही बात? यानी ये स्टाइल होता है आपका कि दूसरे आदमी की सोच को, उसकी बात को, उसके एक्शन को, उसके काम को आप इतना डीवैल्यू कर देते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जो मैनिपुलेटर होता है वो करने की कोशिश करता है कि सामने वाला गिल्टी हो जाता है। समझ में आ रही बात आपको? और फैमिली के अंदर तो आप ये देखेंगे ही। सही है, कभी कभी आप गौर कीजिएगा कि
हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को भी, सब्ज़ी वाले की दुकान पे खड़े हुए हैं, सही, उसको गिल्टी करते हैं, तो ये आलू क्या किलो है, अबे आलू की शक्ल तो देख क्या बेच रहा है। समझ में आ रही बात? यानी आप उसको कह रहे हो तू ये गलत काम कर रहा है, उसको गिल्टी कर रहे हैं, गिल्टी करके अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनिपुलेटर के पास एक बड़ा अच्छा टूल होता है कि वो गिल्टी करके, आपके अंदर गिल्ट पैदा करके अपने काम निकलवाता है, आपके काम रुकवा देता है और आपको मजबूर करता है कि आप वो करें जो वो करवाना आपसे चाहता है। अब इसका हल क्या है, आप कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपको गिल्टी कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो आपको जिम्मेदार ठहरा दे। मेरे एक क्लाइंट है, साइकोलॉजिकली उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो उनका कहना ये है कि मेरी बेगम है वो मुझे वो 17 साल पुराना जो वाक़या होता है वो दोहराती है बार बार। यानी जब शादी होकर आए थे हम, और शादी के 5 दिन के बाद तुम्हारी बहन आई थी, तो तुमने अपनी बहन को ज़्यादा अहमियत दी थी, मुझे कम अहमियत दी थी। वो आदमी कहता है 17 साल हो गए, अब इसको कैसे हैंडल किया? वो हैंडल कर ही नहीं सकता, तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है, तुमने कभी ज़िंदगी में औरतों का ख्याल रखना सीखा ही नहीं है, तुम मर्द सारे ऐसे ही होते हो। अब वो आदमी कहाँ खड़ा है? यानी मैंने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया, 17 साल हो गए, 17 साल से ये मुझे भुगत रही है। सही है। तो गिल्टी जो करने वाले लोग होते हैं वो आपके माजी के वाक़यात को, आपके माजी वो आप बदल ही नहीं सकते। बदल सकते हैं? वो माजी का वाक़या बदल ही नहीं सकता, और उसी को पकड़ के आपके साथ जुमलेबाजी और डिस्कशन और आपको नीचा दिखाना। सही। अच्छा, अगर आप इसको टैकल ना कर सकते हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप आ जाते हो उस चक्कर में। लेकिन अगर आप इसको टैकल कर सकते हो, टैकल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले टैकल करने का तरीका ये है कि आप ये जान लें कि ये आदमी मैनिपुलेटर है और ये गिल्ट के ज़रिए मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम ये जान ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि गिल्ट पैदा करके मैनिपुलेट कर रहा है। नंबर 1 जानना ज़रूरी है। नंबर 2, सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर खुद गिल्टी होने की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। कोई बोले ना बोले, आप खुद कभी गिल्टी ना हो। ऐसा होता बाज़ औक़ात। तो मैं जा रहा था मोटरसाइकिल, मैंने टक्कर मार दी किसी को, उसकी टांग टूट गई, मैंने उसको उठाया, अस्पताल ले गया, मैंने इलाज कराया उसका। लेकिन घर पे आने के बाद मेरे ऊपर ये हादसा क्या हो गया, हावी हो गया, यार मैंने उसके साथ, मुझसे ज़्यादती हो गई। ठीक है। तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप खुद अपने गिल्ट को पर्सनली रिजॉल्व करने की आप में सलाहियत हो। यार जो हो गया ना वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, आगे बढ़ते हैं। या जो हो गया ना वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, आगे बढ़ते हैं। आइंदा ऐसा काम कोई नहीं करें, आइंदा एहतियात करें, अब एहतियात करें। ये आपका जब रोल होता है ना लाइफ के अंदर, सही। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत, मैं भी काफ़ी अरसे गिल्ट में रहा। मेरी बहन का इंतकाल हुआ तो काफ़ी साल तक मेरे अंदर ये मुजरिमाना एहसास था कि उसका जो इंतकाल हुआ वो मेरी वजह से हुआ, यानी मैं उसको सपोर्ट नहीं दे पाया। जो मुझे करना था उसके लिए, जब वो बीमार थी, तो जो मैं कर सकता था, हम मतलब इतने ख्यालात आते थे कि यार हम वहाँ ले जाते, हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते, हम ऐसा हो जाता। ठीक है। तो ये जो आपके अंदर गिल्ट का एहसास होता है ना खुद से कि आप मुजरिम हैं, ये आपको फिर साइकोलॉजिकली बीमार करता है। तो आपके अंदर, आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें बहुत सी चीज़ें, सही है। माजी जो में जो कुछ हुआ उससे सबक तो सीखें, लेकिन उसे बीमारी का हिस्सा ना बनने दें। बोला भाई जो हो गया ना
बस उसे अब बदला नहीं जा सकता, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अब मैं सही काम करूँगा, आइंदा मैं बेहतरी करूँगा। और देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, मेरे ख़ानदान में फिर कोई बीमार हुआ तो मैंने वो काम जो वहाँ करना था मैंने यहाँ करना शुरू कर दिया, और वो सही होके जब आ गया अस्पताल में तो मेरा वो जो गिल्ट था ना वो पिघलना शुरू हो गया इस तरह से। चलो भाई वहाँ मैं नहीं कर पाया, यहाँ मैं कर रहा हूँ, सही है। तो ऐसे आपको पहले आपकी जो साइकी है खुद से गिल्टी होने की, इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप अगर खुद से ही गिल्टी होना चाहते हैं तो मैनिपुलेटर को तो बहुत अच्छा टूल में हाथ आ गया। आप तो चाहते ही यही हो कि आप गिल्टी हो, वो तो आपको फिर ज़बरदस्त बात पे गिल्टी करेगा। तो आप अपनी साइकी के अंदर, अपनी नफ्सियात में ये रेजिस्टेंस पैदा करें कि आप गिल्टी नहीं होंगे। गलत काम तो सबसे होता है, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। यहाँ से सोचना शुरू करते हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। जन्नत दोज़ख अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए, क्योंकि हम गलती करेंगे, गलती करके उस पर अकड़ना शैतान का काम है, गलती करके उस पर नादिम होना, उसे छोड़ना और आइंदा ना करने का फैसला करना ये इंसान का काम। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला ने इंसान की ये सलाहियत रखी है कि गलती तो वो करेगा, गुनाह भी करेगा, लेकिन अगर गुनाह पे अकड़ेगा तो फिर शैतान है। लेकिन गुनाह पे नादिम होगा, अंदर महसूस करेगा कि गलती हो गई और आइंदा ना करने का अहद करेगा, इसी को कहते हैं तौबा। तौबा क्या होता है? सबसे पहले नादिम होना, दूसरा आइंदा कभी ना करने का अहद करना और उस पर कायम रहना, ये कहलाती है तौबा। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करते हैं, याद रखें हमें। तौबा क्या होती है? गलती हो गई, नादिम हो गया अंदर, और अब आइंदा कभी नहीं करूँगा और उस पर कायम रहा। तो अल्लाह ताला ने वो तौबा, वो गुनाह जो आपसे हुआ है, वो गलती जो आपसे हुई है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता कुरान मजीद में डिस्कस किया है कि मैं हर गुनाह को तौबा से माफ़ कर देता, पुराना गुनाह आपका माफ़ हो जाता। इसलिए ना बहुत अच्छे और खुले दिल के साथ आपसे कोई गलती हो जाए, कोई एहसास जुर्म आपके अंदर बैठ गया है, उसमें आप अपने आप को नादिम हो अंदर और अल्लाह ताला के सामने दुआ करें, ए अल्लाह ये गलती मुझसे हो गई, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँ। जैसे आप ये कहें आप तय कर लेंगे अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया आपको, और अब आप नई ज़िंदगी, नई सोच, नए एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरफ तवज्जो दें। समझ में आ गई बात आपको? तो नंबर 1, मैनिपुलेटर को पहचानें, ये गिल्टी का कंट्रोल यूज़ करके आपको मैनिपुलेट कर रहा है। नंबर 2, आप खुद से अपनी साइकी के अंदर जानबूझ के खुद से गिल्टी होने की जो रेजिस्टेंस है वो पैदा कीजिए। और नंबर 3, जब मैनिपुलेटर आपको गिल्ट पर आमादा करे तो आप बुरा बनने के लिए तैयार हो जाइए। वो गिल्टी पैदा करके आपको बुरा बनाना चाह रहा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ठीक है मैं बुरा ही हूँ। जैसे वो बच्चे की मिसाल जो आखिरी 2 ओवर देख रहा है, अम्मा आ गई ले गए, तो भाई ये ऊपर लेके जाओ, बच्चा कह रहा अम्मी 2 ओवर रुक जाए मैं फिर लेकर आता हूँ, और अम्मा कहती चल तू देख, तेरा तो काम ही ये है, मैं अपनी टूटी हुई कमर के साथ ये खुद लेके जाऊँगा। तो ऐसे में बच्चा ये नहीं करे कि 2 ओवर छोड़ दे। बोले अगर आपको इतना ही शौक है अपनी कमर को तोड़ने का तो तोड़ लीजिए, मैं ये 2 ओवर देख के आऊँगा। उन्होंने गिल्टी पैदा किया, आपने क्या करा? वो कह रही तू तो इतना बुरा है कि माँ का तुझे ख्याल नहीं है, क्रिकेट का मैच तुझे ज़्यादा अजीज है। वो गिल्टी पैदा कर रही है, और आप बोले हाँ ऐसा ही है, मुझे आपका ख्याल नहीं है, मैं मैच ही देखूंगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी होती है मैनिपुलेटर के साथ। वो आपको बुरा बताता है, आप कहते हो यस ठीक है, इट्स ओके, मैं बुरा ही हूँ। समझ में आ रही बात? मैंने आपको एक मिसाल और दी थी किसी क्लास के अंदर कि मतलब बाप का इंतकाल हो गया, बच्ची छोटी थी, माँ ने बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, बच्ची जवान हो गई, माँ और बच्ची रहते हैं बस। अब बच्ची की शादी करनी है, रिश्ता जो आए अम्मा इनकार कर दें, रिश्ता जो आए अम्मा इनकार कर दें। क्यों? बेटी कमाती है, घर चलता है, अगर बेटी चली जाएगी तो अम्मा का क्या होगा? सही है। और जब भी रिश्ते की बात हो, लड़की बोले भाई फलाना लड़का है, वो मेरा दोस्त है, पसंद करता है मुझे शायद, तो अम्मा उसको बोले हाँ मैंने तुझे पाला पोसा इसीलिए था, तो अपनी माँ को छोड़ के चली जाएगी। जिस दिन तू घर से जाएगी उस दिन मेरी लाश उठेगी यहाँ से।
और वो गिल्टी कर रही है आपको। तो अब बच्ची का क्या काम है, गिल्ट में चली जाए? बच्चे बोले लाश उठेगी तो उठे अम्मा, मेरी तो डोली पहले उठनी चाहिए। नहीं, अक्लमंदी है, क्योंकि वो जब शादी करके जाएगी, अपना घर बसाएगी, तो फिर वो माँ का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकती है, उसको भी लेके जा सकती है, उसके घर में अपने शौहर को लेकर आ सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो अम्मा उसको गिल्टी कर रही है, और अगर लड़की में ये सलाहियत है साइकी की कि वो गिल्टी हो के बोले नहीं, मैंने देखा अक्सर बेचारी बच्चियाँ, हम पहले बहन की शादी करेंगे, फिर हम भाई की शादी करेंगे, फिर हम उनको पढ़ाएंगे, फिर शादी करेंगे। वो पागल है भाई, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, इतने लंबे चक्कर में मत जाओ, अपनी शादी करो, जाओ, और फिर जो करना है अपने बहन भाइयों के लिए वो करो। तो तीसरा जो तरीका है गिल्ट से निपटने का, वो ये है कि जब कोई आदमी आपके अंदर गिल्ट पैदा करे और आपको कमतर दिखाने की कोशिश करे, तो आप एक्सेप्ट कर लें, हाँ ऐसा ही है। बोला तुम बहुत ही बदबख्त हो, बोला यस मैं बहुत बदबख्त हूँ, थैंक यू वेरी मच, ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा होना अच्छा लगता है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, अदब एक अलग चीज़ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वालिदैन का अदब, बुजुर्गों का अदब, बड़ों का अदब एक अलग चीज़ है। मैनुपुलेटर का अदब, वो तेरी खैर, मैनुपुलेटर का अदब नहीं होता। जब आपको ये महसूस हो जाए ना ये मैनुपुलेटर है, तो फिर आप रेजिस्ट करते हो, फिर आप बराबरी की सतह पर आकर उसको डैमेज करते हो, फिर आप मुकाबला करते हो। लेकिन ये मुकाबला आपको बाप से नहीं करना, अपने माँ से नहीं करना, अपने मैनुपुलेटर से करना। अगर बाप मैनुपुलेटर बन गया है तो ओके, अब आप करें मुकाबला। अगर माँ मैनुपुलेटर बन गई है, ओके करें मुकाबला। लेकिन वैसे ही अगर आपके वालिदैन आपके साथ कोई काम कह रहे हैं, आपको कोई मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी तरबियत, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैनुपुलेटर को और ट्रेनर को डिस्टिंग्विश करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और अपने ट्रेनर को मैनुपुलेटर समझ गए, जैसे कि मेरी एक बच्ची ने मुझसे कहा आप बहुत बड़े मैनुपुलेटर हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ है, मैंने कब मैनुपुलेट किया आपको? तो उसको ऐसा लगा जैसे मैं सबको मैनुपुलेट कर रहा हूँ। मैनुपुलेट करने वाले में और ट्रेनर में आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप अपने ट्रेनर्स को, अपने बही ख्वाह को, अपने वालिदैन को, जो आपको सही करने की, सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपकी गलतियों पर तवज्जो दिला रहे हैं आपकी, और आप उनको मैनुपुलेटर समझ ले रहे हो, फिर तो हो गया अल्लाह हाफिज़। फिर तो आपको फिर सही डायरेक्शन, फिर तो वही वाली बात है कि आप गलती करोगे और सीखोगे। गलती करोगे, दो तरीके होते हैं सीखने के। एक तो आप किसी को अपना मेंटोर मानते हो, वो बताता है और आप उसको फॉलो करते हो, मेंटोर कहते हैं इसे। और दूसरा ये होता है कि आप सारे तजुर्बात खुद करते हो, गलतियां करते हो, ठोकरें खाते हो, सबक सीखते हो और फिर लर्निंग करते हो। ट्रायल एंड एरर एक तरीका है, और एक तरीका क्या है कि आपकी कोई ट्रेनिंग होती है, आपका कोई मेंटोर होता है जो आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है। तो गिल्ट से बाहर आ जाए, सेल्फ गिल्ट से भी बाहर निकलना हमेशा याद है। ये ना दो धारी तलवार है, कोई दूसरा बोले ना बोले आप खुद ही गिल्टी हो जाते हैं। यहाँ से निकले, 90% लोगों का ये प्रॉब्लम है, कोई दूसरा बोले ना बोले आप खुद से अपने अंदर क्या हो जाते हो, गिल्टी हो जाते हो। तो गिल्ट से आपको बाहर आना है, गिल्ट नहीं होना है। अगर हो गया आपसे कोई गलत काम, हो गई आपसे कोई गुनाह, हो गया आपसे कोई गलती, तो आप अल्लाह ताला के सामने बैठें, बात करें उससे, बोलें मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख है, रो लें उस गुनाह पे, उस बात पे रो लें, हो गया मुझसे, अब नहीं करूँगा, अहद करता हूँ आइंदा कभी नहीं करूँगा। समझ में आ रही बात है? झूठ बोलते हैं अक्सर, बच्चों के अंदर आदत होती है झूठ बोलने की, और वो हर बात में झूठ बोलते हैं। जहन में डाल लें आज, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर गिल्टी होंगे दूसरों के सामने, क्योंकि आपका झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। झूठ छुपता नहीं है, रुकता नहीं है, वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाएगा आप फंस जाओगे। इसलिए झूठ छोड़ने के लिए फैसला करें, तौबा करें, खुदा के सामने बोलें मैं बहुत झूठ बोले हैं, अब नहीं बोलूँगा, कैसे ही हालात हों, अब मैं हमेशा सच बात करूँगा, डरूंगा नहीं, मैं तौबा करता हूँ। और आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाएगी। आप दूसरों के सामने छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे अपने आप। आपकी गलती होगी, आप मान लें ओके हाँ यार गलती हो गई। तो इससे आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो दो रुख होते हैं ना, दो चेहरे बन जाते हैं,
किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। सही है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये बीमारी बन जाती है नफ्सियात में आगे जाके, बाइपोलर डिसऑर्डर। आपकी पर्सनैलिटी गायब हो जाती है और आप डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी शो हो रही होती है, उससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो गिल्ट पर काबू पाने की कोशिश करें।